हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक जियोग्राफी का न्यू वीडियो पर, जो कि टॉपिक है आइसोस्टेसी यानी भू संतुलन। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, खास करके यूजीसी नेट से लेकर यूपीएससी, पीसीएस, रेलवे आदि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी एग्ज़ाम को देखते हुए ये वीडियो कवर किए है, ये वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आइसोस्टेसी यानी भू संतुलन को कई भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला भाग में हम लोग सबसे पहला पार्ट में भू संतुलन का अर्थ को समझेंगे, उसके बाद परिभाषा को समझेंगे और इसका मतलब आइसोस्टेसी का जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना हिसाब से जो अपना रिसर्च करके जो अपना मतलब स्टेटमेंट दिया है, जो सिद्धांत दिया है, उसको हम लोग देखेंगे। खास करके एरी और फ्रांड जो दोनों का काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस यही दोनों का सिद्धांत से ही आता है, तो उसको हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में सी डटन का, अर्थ होम्स का, जेली और हेस्केनन सारे महत्वपूर्ण बिंदु का हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। जो विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है सभी पॉइंट्स को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो में हमने कवर करने का कोशिश किए हैं, तो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आगे चलकर सबसे पहले हम लोग भू संतुलन का अर्थ क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। आइसोस्टेसी शब्द दो ग्रीक शब्द से मिल के बना है, यानी आइसोस्टेसी जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्द मिल के बना है। वो क्या है? सबसे पहले आइसोस प्लस स्टेसी, यानी आइसोस एक शब्द है और स्टेसिस ये दूसरा शब्द, ये दोनों शब्द मिल के आइसोस्टेसी शब्द का निर्माण किया है। तो आइसोस का अर्थ क्या है? बराबर, ठीक है। आइसोस का मतलब बराबर और स्टेसिस का मतलब है स्थिर रहना, यानी बराबर स्थिर रहना। कुल मिला के यहाँ पे समझ में ही आ रहा है कि पृथ्वी पर जो भी मतलब एक स्थिर बना हुआ है, जैसे एक तरफ पर्वत है, एक तरफ पठार है, तो एक कहीं मैदान है, फिर भी पृथ्वी हमारा एक संतुलन बना हुआ है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक साइड में ऊंचा है तो एक साइड में डाउन है, फिर भी एक स्थिर बना हुआ है। उसी चीज़ को भू संतुलन का संज्ञा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कुल मिलाकर बात यही समझ में आया कि भू संतुलन शब्द जो है, आइसोस्टेसी जो शब्द है वो दो शब्द मिल के बना है, ठीक है। आगे चलकर हम लोग ये देखेंगे कि इसका अर्थ है कि पृथ्वी पापड़ी और ऊपरी मेंटल के बीच द्रव्यमान संतुलन की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद भू संतुलन आइसोस्टेसी का अर्थ है पृथ्वी की भूपट्टी यानी कार्स्ट का बात कर रहा है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला परपट्टी है, ठीक है। तो उसका संतुलन, जहाँ पर्वत, पठार और महासागरों का जो भार है पृथ्वी के पिघले हुए चट्टानों क्षेत्र यानी मेंटल पर संतुलित बनाए पर आधारित है, जिससे भू आकृति यानी टोपोग्राफी स्थिर रहती है। तो यहाँ पे कुल मिला के यही समझ में आया कि जो पृथ्वी के ऊपर कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है और एक साइड में समुंदर है, कहीं महासागर है ना। तो उसका जो संतुलित जो आधार है गुरुत्वाकर्षण बल के आधारित भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में ये आया कि जो भू संतुलन है इसका क्या अर्थ है, आइसोस्टेसी शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, और जो संतुलन जो बनाया हुआ है वो किस तरीके से मतलब बनाया हुआ है उसको हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को यही समझ में आया कि आइसोस्टेसी दो शब्द मिल के बना है। आइसोस का मतलब है बराबर और स्टेसिस का मतलब है स्थिर रहना। तो इसका जो अर्थ है उसको हम लोग समझ में यहाँ पे समझे हैं। नेक्स्ट हम लोग का है भू संतुलन का परिभाषा। तो परिभाषा के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी और मेंटल के बीच गुरुत्वाकर्षण संतुलन की स्थिति को भू संतुलन या आइसोस्टेसी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सरल भाषा में समझेंगे तो ये कह रहा है कि जो पृथ्वी का ऊपर जो भूमि पर एक संतुलन बना हुआ है
उसी को भू संतुलन या आइसोस्टेसी कहते हैं। यह संतुलन पृथ्वी की सतह पर स्थित पर्वत, पठार और समुद्रों के भार के मुताबिक बना रहता है। ठीक है, तो ये जो पर्वत, पठार और समुद्रों के भार मतलब उसका मुताबिक ये जो संतुलन है वो बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया है। यहाँ पे हम लोग देखे भी कि भू संतुलन का क्या परिभाषा है। तो हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि भू संतुलन है क्या। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो और एक बार इसको हम लोग देख लेते। भू संतुलन वो है जो पृथ्वी के ऊपर यानी पृथ्वी का जो भूमि है वो एक संतुलन बना हुआ है। क्यों, इसका कारण भी, रीजन भी सामने आता है कि क्यों ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि एक तरफ पर्वत है तो एक तरफ पठार है तो एक तरफ समुद्र है, फिर भी ये एक संतुलन बना हुआ है। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को भू संतुलन का संज्ञा दिया गया है। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आता है भू संतुलन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले अमेरिका भूवैज्ञानिक डटन, ठीक है, 1889 को किया था। तो इसको थोड़ा सा नज़र में रखना पड़ेगा कि जो भू संतुलन जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था डटन ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सारे सिद्धांत को देखेंगे। देखिए किसने किसने जो आइसोस्टेसी है यानी भू संतुलन है, सीआर डटन ने दिया था। एरी का सिद्धांत है, फ्रांट का संकल्पना है ना, यहाँ पे दोबारा आ गया, और ऑर्थोहोम्स, ठीक है, और जेली और हेस्केनन, ठीक है, ये सारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके अपना अपना परिकल्पना दिया है। इनमें से सारे मतलब परिकल्पनाओं से अधिक महत्वपूर्ण एरी और फ्रांट का माना जाता है, अभी तक जाता रहा है, और विभिन्न एग्जामों में इसी से लेकर के क्वेश्चंस पूछा गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डटन का भू संतुलन सिद्धांत को देखते हैं। भू संतुलन सिद्धांत जो एक अमेरिकन भूवैज्ञानिक क्लैरेंस डटन द्वारा 1889 में दिया था। यह सिद्धांत पृथ्वी की प्रवृत्ति, स्थलमंडल और मेंटल के बीच गुरुत्वाकर्षण संतुलन को दर्शाता है, जहां पापड़ी मेंटल के ऊपरी तैरते हैं। तो डटन ने साफ साफ यहाँ पे कहा है कि जो मेंटल है ना, उसमें जो मतलब हमारा जो भूमि है, भूमि का जो मेंटल भाग है, उस मेंटल भाग में मतलब संतुलन बना कर रखता है, उसमें तैरता है। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति का अगर बात करेंगे तो उसने कहा था कि पृथ्वी की पापड़ी का भार जो मेंटल में स्थित पिघली हुई चट्टानों पर संतुलित होता है। तो उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान मेंटल को दिया था, यानी पृथ्वी का जो दूसरी परत है उसको दिया है। ठीक है, उसके बाद जिससे स्थलाकृति, पर्वत, पठार और मैदान अपनी ऊंचाई पर बनी रहती है। इसी के मतलब बलभूत पे जो पर्वत है, पहाड़ है, वो बना हुआ रहता है, संतुलित रहता है ना। उसके बाद ऊंचाई का निर्धारण, ऊंचाई का निर्धारण के बारे में उन्होंने कहा कि पापड़ी की मोटाई और घनत्व के आधार पर उसकी ऊंचाई निर्धारित होती है। यानी उसका जो मोटाई है और उसका जो घनत्व है, उसके आधार पे ऊंचाई निर्धारित होता है। जो हाइट है वो हाइट निर्धारित होता है उसका मोटाई और घनत्व। इसका रीजन यही है, ये दोनों का योगदान से ही ऊंचाई का निर्धारित होता है, उसी पे मतलब निर्भर होता है। उसके बाद क्षतिपूर्ति स्तर उन्होंने कहा, उसका बारे में क्या कहा है। समुद्र तल से नीचे एक ऐसा स्तर होता है जहां प्रत्येक इकाई क्षेत्र का कुल भार पृथ्वी के चारों ओर समान होता है। इसी के क्षति स्तर कहा जाता है, यानी क्षतिपूर्ति स्तर उसी को कहा जाता है जहाँ पे जो पृथ्वी का नीचे जो एक स्तर, समान स्तर होता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी का नीचे एक समान स्तर होता है और उस स्तर को क्षतिपूर्ति स्तर कहा जाता है, जहाँ पे सारे लोड मतलब लेके रखा है, उसी को कहा जा रहा है।
उसके बाद हम लोग आएंगे एरी का सिद्धांत। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सिद्धांत, क्योंकि एरी और प्लांट से ही भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले एरी ने क्या कहा था भू संतुलन के बारे में, उसको समझते हैं। एरी का सिद्धांत, जिसे समय स्थिति का सिद्धांत भी कहा जाता है, यह बताता है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर कार्स्ट यानी कार्स्ट एक संतुलन की स्थिति में है, जहां उच्च स्थानों और पर्वतों और निचले स्थानों समुद्रों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को क्षतिपूर्ति करने के लिए भूपट्टी की मोटाई में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि जो भूपट्टी है उसका जो मोटाई है उसमें अंतर होता है। यहाँ पे यही समझ में आया। आगे हम लोग देखेंगे कि एरी ने एक ऐसा सिद्धांत दिया जिससे उन्होंने बताया कि पृथ्वी के जो भूपट्टी है, जो सियाल है, एक अधिक कठोर खोल है जो एक अधिक तरल और अधिक घनत्व वाले आधार यानी सीमा पर तैर रही है। एरी ने यह भी कहा कि पृथ्वी की पूरी भूपट्टी का घनत्व समान है। इन्होंने घनत्व को समान बताया है। ठीक है, यहाँ पे फिगर का माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि एरी का सिद्धांत क्या है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो हमारा जो पहाड़, पर्वत, मैदान आदि है, उनका जो ऊंचाई है, उनका ऊंचाई पे निर्भर करता है। जो नीचे धंसे हुए भाग, जितना ऊंचाई ऊपर तरफ होगा उतना ही ऊंचाई नीचे तरफ भी होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने तर्क दिया कि अगर नीचे ज़्यादा नहीं रहेगा तो उतना हाइट में जो बना हुआ पर्वत है उसको पकड़ा हुआ कौन है। उन्होंने एक तर्क रखा था। एरी ने माना कि पृथ्वी की भूपट्टी पर मौजूद पर्वत और अन्य जो उच्चवाद क्षेत्र का भार है उनके नीचे स्थिर सियाल की परत द्वारा सहन किया जाता है। उन्होंने माना कि जो सियाल है, जो सियाल परत है, जो मतलब हम लोग सियाल, सीमे, निफे जो कह रहे हैं, 3 परत पृथ्वी का, तो उन्होंने ये माना कि सियाल जो परत है उस परत में जो पर्वत का जो मतलब लोड है, उस लोड को मतलब सहन करके रखा है जो सियाल है। ठीक है, उस परत ने, पृथ्वी का सियाल परत में जो मतलब पर्वत का जो लोड है उस लोड को मतलब सहन करके रखा है, मतलब लेके रखा है। यहाँ पे आप लोग फिगर का माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो उन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो दिया था। उन्होंने एक लकड़ी का मतलब टुकड़ा लिया और एक फार्म का अंदर, पानी का अंदर रख दिया। जो जितना मतलब हाइट है उसी प्रकार का नीचे उसका उतना धंसा हुआ है। इस फिगर को देख करके आप लोग समझ सकते हो कि जो एरी है उसने किस तरीके से अपना सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। जिस प्रकार जितना हाइट होगा, जिस पहाड़ का जितना हाइट होगा, जिस पर्वत का जितना हाइट होगा, उतना ही हाइट नीचे साइड में भी धंसा हुआ रहेगा। उसका मानना यही था। कुल मिला के बात यही आप लोग को मतलब नोट करके रखना पड़ेगा कि एरी ने कहा था जितना हाइट अधिक ऊपर तरफ होगा उतना ही हाइट नीचे, उसका नीचे धंसा हुआ भाग रहेगा। उसका मानना यही था कुल मिला करके। फिगर का माध्यम से यहाँ हम सभी को समझाने का कोशिश किए थे, प्रयास किए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि उनका जो और भी महत्वपूर्ण कुछ बातें कहा था। एरी ने यह भी कहा कि पर्वत के नीचे स्थल जो मंडल है अधिक गहराई होते हैं, जबकि समुद्र तल के नीचे वो कम गहरा होता है। उन्होंने ये भी कंपेयर करके रखा कि जो स्थल भाग है वहाँ पे अधिक गहराई होता है और जो समुद्र भाग है उसमें कम गहराई होता है, यानी समुद्र भाग के नीचे जो है उसमें अंतर होता है। ठीक है, तो ये गहराई का अंतर ही स्थल मंडल को संतुलित में रखता है। और यही जो गहराई है, इसी गहराई के अंतर के वजह से जो संतुलन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इतना दूर समझ में आ गया है हम लोग को। असंतुलन तो घनत्व है ये, सॉरी यहाँ पे कट गया। तो एरी का सिद्धांत मानता है कि पृथ्वी की जो पपड़ी है, पपड़ी के विभिन्न हिस्सों का जो घनत्व है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्र दूसरे की तुलना में
भारी होते हैं। तो ये भी उन्होंने कहा, ठीक है, कि कुछ क्षेत्र में उनका जो घनत्व है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों की दूसरी तुलना में भारी होता है ना। उसके बाद पापड़ी की मोटाई देखिए, उन्होंने कहा कि सिद्धांत बताता है, ये सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की जो पापड़ी है, पापड़ी की मोटाई है, वो भी अलग अलग होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में भार के अनुसार बदलती रहती है। ये भी हम लोग को नोट करना है। उनका जो मोटाई है वो भी अलग अलग होते हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में भार के अनुसार बदलती है ना, उसका भार के अनुरूप बदलती है। अभी संतुलन की दशा को अगर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एरी के अनुसार पृथ्वी की जो पापड़ी है ये अलग अलग ब्लॉक मेंटल पर इस तरह से संतुलित है कि ये एक संतुलन में बने रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि उनका जो कहना क्या है। और ऊंचाई और नीचे उठना, ये इसका बारे में भी देखिए क्या टिप्पणी दिया था। जब पृथ्वी की सतह पर भार बढ़ता है, जैसे पर्वत का निर्माण, ठीक है, तो ये भार बढ़ा, पर्वत का जो निर्माण होता है तो भार बढ़ता है, तो पापड़ी का जो संबंधित क्षेत्र नीचे धंसता है, और जब भार कम होता है जैसे कि कटाव, तो पापड़ी ऊपर उठती है, ठीक है। उसके बाद क्षतिपूर्ति है ना, क्षतिपूर्ति क्या बोला है, क्षतिपूर्ति में एरी के सिद्धांत के अनुसार पापड़ी के किसी भी क्षेत्र में किसी भी बदलाव का प्रभाव क्षतिपूर्ति से होता है ना, जो कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पापड़ी अपनी मोटाई को बदलती है ना, ताकि संतुलन कायम रहे। इसलिए उदाहरण उन्होंने पेश किया यहाँ पे, एरी के सिद्धांत को समझने के लिए कल्पना करें कि एक तैरता हुआ लकड़ी का टुकड़ा, यदि आप लकड़ी के टुकड़े के ऊपर कुछ वजन रखते हैं तो वो नीचे धंस जाएगा। इसी तरह अगर आप लकड़ी के टुकड़े के ऊपर वजन हटाते हैं तो वह ऊपर उठेगा। एरी का सिद्धांत पृथ्वी की पापड़ी के साथ भी यही करता है, जिसमें कुछ क्षेत्र नीचे धंसते हैं और कुछ ऊपर उठते हैं, ताकि संतुलन कायम रहे। तो कुल मिला के उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया था कि जब पर्वत पठार का निर्माण होता है, उसी क्रम में उसको संतुलन बनाने के लिए कुछ भाग कटाव भी होता है ना। इस प्रकार उन्होंने अपना सिद्धांत पेश किया था। तो हम लोग को यहाँ पे कुल मिला के जो एरी का जो सिद्धांत है, हम लोग को यही समझ में आया कि उन्होंने बताया कि जितना अधिक भाग ऊपर उठा हुआ रहेगा, उतना ही अधिक भाग नीचे भी धंसा हुआ रहेगा। इसको हम लोग को मेन पॉइंट समझना है कि उन्होंने कहा था जितना अधिक भाग ऊपर उठा हुआ रहेगा, उतना भाग नीचे भी धंसा हुआ रहेगा, और इसी के वजह से पृथ्वी का जो संतुलन है वो बना हुआ है ना। अभी हम लोग आते हैं हम लोग और देखेंगे कि फ्रांट का क्या सिद्धांत है। फ्रेंट या फ्रांट जो भी बोलिएगा आप लोग, तो इनका सिद्धांत क्या कहते हैं उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। उनका ये दोनों का बीच में अंतर है ना, फ्रांट और एरी का बीच में दोनों का अंतर है। फिर फ्रांट का सिद्धांत भू संतुलन या आइसोस्टेसी एक अवधारणा है जो पृथ्वी की पापड़ी यानी कास्ट के स्तंभ के भार को संतुलित करने के लिए उनकी ऊंचाई के साथ घनत्व में परिवर्तन की व्याख्या करती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझ में आया कि उनका जो सिद्धांत है उसने उस सिद्धांत में जो ऊंचाई के साथ घनत्व में परिवर्तन की व्याख्या करती है ना, ये बात समझ में हम लोग को आया। इस सिद्धांत के अनुसार ऊंची संरचनाएं कम घनत्व वाली होती है ना, जबकि निचली संरचनाएं अधिक घनत्व वाली होती है। तो यहाँ पे साफ साफ कहा कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई की जो संरचनाएं है उसमें कम घनत्व वाला होता है, जबकि निचली वाली अधिक घनत्व वाले होते हैं, है ना, जिससे पापड़ी का भार मेंटल द्वारा समान रूप से संतुलित रहता है। इन्होंने दूसरा मतलब अपना हिसाब से दिया है और उन्होंने कहा कि मेंटल द्वारा इसका जो भार है उसको संतुलन बनाए रखता है ना। तो इनका कहना अलग है और उसका कहना अलग था। इन्होंने कह रहा है कि जो नीचे की जो धंसा हुआ भाग है वो एक समान रूप में है, ठीक है। फिगर का माध्यम से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं।
जो नीचे जो हमारे पर्वत पठार जो जितना ऊंचाई उठा हुआ है उससे कुछ मतलब कंपेयर नहीं किया। वो कह रहा, सीधा सीधा कह रहा है कि जो नीचे जो एक स्तर है वो समान रूप में है। नीचे ऐसा नहीं है कि जो मैदान है उसका कम है, जो पठार है पर्वत है उसका अधिक गहराई तक उसका तो जड़े है गया है, ऐसा नहीं कहा है। इन्होंने कहा कि समान रूप से सभी का है, सभी का जोड़े समान रूप से है। इन्होंने साफ साफ यही कहा है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे, आगे हम लोग इसको देखते हैं। वो जो उनका जो मुख्य बातें हैं, क्या क्या कहा था। पृथ्वी की जो पापड़ी के संतुलन की स्थिति में मेंटल पर तैरने की प्रक्रिया जो उसी को कह रहा है। जो मेंटल में तैरने की जो प्रक्रिया है उसी के वजह से ये संतुलन बना हुआ है, इसका कहना है। घनत्व में जो अंतर है उनको क्या कहा, पृथ्वी में पापड़ी के अलग अलग क्षेत्रों में घनत्व में अंतर होता है। इन्होंने साफ साफ कहा, फ्रांट ने साफ साफ कहा कि पृथ्वी की जो पापड़ी है उसके अलग अलग क्षेत्रों में घनत्व में अंतर होता है। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग घनत्व होता है ना। ऊंचाई और घनत्व, सॉरी, जो क्षेत्र जितना ऊंचाई होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है। इन्होंने उल्टा कहा कि जितना क्षेत्र मतलब ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, है ना। और पृथ्वी की पापड़ी की मोटाई की अगर बात करें तो फ्रांट के अनुसार पृथ्वी की पापड़ी समुद्र तल से नीचे एक समान मोटाई की होती है। इन्होंने दोनों को एक समान माना। पृथ्वी की पापड़ी के समुद्र तल से नीचे एक समान मोटाई होता है, इन्होंने एक समान मोटाई को माना। संतुलन को अगर देखेंगे, पृथ्वी की जो पापड़ी है, पापड़ी में मेंटल के साथ संतुलन में रहने के लिए पापड़ी के ऊंचे क्षेत्रों को कम घनत्व वाले क्षेत्रों में संतुलन करने की आवश्यकता होती है ना। तो इन्होंने मेंटल को रखा कि मेंटल ने इसका जो संतुलन है उसको बना कर रखा, क्योंकि जो नीचे धंसा हुआ भाग है वो मेंटली उसको सह के रखा है। तो फ्रांट का ये था। फिगर का माध्यम से अगर आप लोग समझ सकते हो तो यहाँ पे और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने एक सिल्वर का, एक जिंक का और टीन, आयरन, निकल, इस तरीके से मतलब उन्होंने कोई धातु का पानी में प्रयोग किया और एक फार्म बना के पानी रखा उस फार्म में और उसमें विभिन्न धातु को लिया और उससे समझाने का प्रयास किया। फ्रांट के अनुसार ऊंचाई और घनत्व से उल्टा अनुपात होता है। जो स्तंभ जितना अधिक ऊंचाई होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। तो इस बात को बार बार ध्यान रखना है कि फ्रांट ने कहा जिसका घनत्व मतलब जिसका जितना स्तंभ ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, है ना। इस पॉइंट को नोट आउट कीजिएगा, ये फ्रांट ने साफ साफ कहा है। फ्रांट के अनुसार गहरी समान रहती है ना, और लेकिन घनत्व में अंतर होता है ना। ये वाला बात थोड़ा सा नोट कीजिएगा। फ्रांट के अनुसार गहरी समान रहती है मगर लेकिन घनत्व में अंतर होता है ना। कुल मिलाकर फ्रांट की सिद्धांत पृथ्वी की पापड़ी के संतुलन और भूवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने के लिए उपयोगी अवधारणा है, और लेकिन यह पृथ्वी के जटिल व्यवहार का एक पूर्ण मॉडल नहीं है ना। ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। पृथ्वी का जो संतुलन है, जो पृथ्वी में जो संतुलन बना हुआ है उसको समझने के लिए तो ये ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी के लिए जटिल व्यवहार का पूर्ण मॉडल नहीं है ना। उन्होंने इस प्रकार सिल्वर को सबको रख के एक समझाने का प्रयास किया था कि देखिए किस प्रकार नीचे जो धंसा हुआ भाग है पृथ्वी का वो एक लेवल में है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे पर्वत है तो उनका ज़्यादा होगा, जैसे सर जॉर्ज एरी ने कहा था कि जिसका ऊंचाई जितना अधिक होगा उसका गहराई भी उतना अधिक होगा। उन्होंने इस तरीके से कहा था, लेकिन इनका जो कहना है, इनका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी अलग है। यहाँ पे समझने वाला बात यही है ना। हम लोग नेक्स्ट आएंगे एरी और फ्रांट के जो सिद्धांत है उसमें जो मुख्य क्या अंतर है उसको भी हम लोग यहाँ पे अगर कुल मिला करके समझेंगे थोड़ा सा। तो एरी का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी की जो पापड़ी है उन्हें एक समान घनत्व वाली परत की मोटाई में बदलाव के कारण भूसंतुलन होता है, और ऊंचे क्षेत्रों में पापड़ी की जगह जो जड़ें है वो गहराई तक जाती है जिससे उनका भार का समर्थन किया जा सके। तो एरी का मानना यही है, कुल मिलाकर के वही मानना है कि जितना अधिक ऊंचाई उसका स्तंभ होगा
उतना गहराई उसका जड़ होगा, और उसी जड़ में उसको मतलब पकड़ के या सहन करके रखा है पूरा, मतलब जड़ ने पकड़ करके रखा है जो हाइट है उसको। अभी प्लांट का सिद्धांत ये बताता है कि यह पृथ्वी की पापड़ी के अलग अलग घनत्व वाले परत में संतुलन होता है। इन्होंने अलग अलग घनत्व वाली जो परत है उसमें संतुलन होता है ये बताया है। पहाड़ों का घनत्व कम होता है और ऊंचे तैरते हैं, ठीक है, जबकि महासागर बेसिन में उच्च घनत्व वाली सामग्री होते हैं और नीचे बैठते हैं। इनका काफ़ी मत अलग है। यहाँ पे फिगर का माध्यम से आप लोग अगर समझ सकते हो तो देखिए, आसानी से समझोगे आप लोग। ये रहा प्लांट और ये रहा एरी, दोनों का मतलब जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, वो काफ़ी भिन्न है, काफ़ी अलग है। इनका जो नीचे का जो स्तंभ है उसको समान रखा है, लेकिन इसका जितना ऊंचा हाइट होगा उसका नीचे उतना ही धंसा हुआ रहेगा। तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया है कि एरी का सिद्धांत क्या था और प्लांट का सिद्धांत क्या था। उन दोनों का जो मत था, वो दोनों का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए, सबसे पहले एरी का मानना वही था कि जितना ऊंचा उसका ऊंचा होगा उतना ही उसका जो नीचे भी जो गहराई है उसमें भी उतना ही गहरा होगा। लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो नीचे जड़ें है वो समान है, एक मतलब समान बना हुआ है, उसमें कोई मतलब ये नहीं है। तो दोनों का जो मतलब दोनों का जो स्टेटमेंट है, जो सिद्धांत है, उसमें काफ़ी यहाँ पे अंतर देखने को मिला है ना। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सी आर डटन का सिद्धांत, है ना। सी आर डटन 1889 में आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया था और भूवैज्ञानिक सिद्धांत का जो पृथ्वी की सतह पर मौजूद विभिन्न स्थलाकृति, ऊंचाई और उनके संतुलन की व्याख्या करता है ना। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, अर्थ मतलब यानी कार्स्ट, गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहती है। हाँ, सही बात है। इसके लिए ये द्रव्यमान या मोटाई में परिवर्तन के अनुसार समायोजित होती है ना। इन्होंने संतुलन के बारे में क्या कहा था? आइसोस्टेसिस का मतलब है कि पृथ्वी की पपड़ी और संतुलन की स्थिति में है जहां उसका भार नीचे के मेंटल द्वारा समर्पित होते हैं। तो डटन ने यही कहा था, मेंटल पकड़ के रखा है ना। उन्होंने ये भी कहा था कि यह सिद्धांत उत्प्लावकता के सिद्धांत पर आधारित है ना, जिसके हल्की चीज़ें भारी चीज़ों पर तैरती है। तो इन्होंने यही कहा कि हल्की चीज़ें भारी चीज़ें पर तैरती है। इस तरीके से इन्होंने मतलब अपना बात को रखने का कोशिश किया है। और गहनता में आएंगे तो पृथ्वी की पापड़ी की संरचना में परिवर्तन के अनुसार उसकी जो मोटाई है या घनत्व में भी बदलाव हो सकता है, जिससे वह ऊपरी उठ सकती है या डूब सकती है ना। आइसोस्टेसिस की व्याख्या के लिए पर्वत श्रृंखला के नीचे स्थल मंडल अधिक मोटा होता है। इन्होंने स्थल मंडल को अधिक मोटा माना है, जबकि महासागर नीचे वह पतला होता है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा नज़र रखिएगा कि जो डटन है उन्होंने कहा था स्थल मंडल का जो गहराई है अधिक होता है और महासागर में पतला होता है ना। और इसी के वजह से संतुलन बना हुआ है। अर्थ हम्स के सिद्धांत, उनका भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है, बट ध्यान रखना है कभी कभार एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है, फिर यहीं से भी उठा करके डाल देता है। अर्थ हम्स एक अंग्रेजी भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने भूविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से आइसोस्टेसिस या संवहन धाराओं के सिद्धांत में। आइसोस्टेसिस पृथ्वी की सतह के भूभागों, पर्वत, मैदान, पठार के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहां भारी क्षेत्रों में नीचे और धंसते हैं और हल्के क्षेत्रों ऊपर उठते हैं। हम्स ने संवहन धाराओं सिद्धांत को भी प्रस्तावित किया और जिसमें कहा कि पृथ्वी की जो मेंटल में संवहन धारा महाद्वीपीय बहाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? संवहन धाराएं, जो महाद्वीपीय बहाव है ना। उन्होंने और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उनको दिया। देखिए क्या क्या है।
आइसोस्टेसी का मतलब कि पृथ्वी की सतह विभिन्न भागों में पर्वत पठार मैदान का वजन समान दबाव स्तर समान रूप से संतुलित है ना। अर्थात हमने कहा कि ऊंचे भूभागों के नीचे हल्का पदार्थ होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो ऊंचे भूभाग है उसका नीचे हल्का पदार्थ होता है जिससे ऊपर उठते हैं, है ना, जिसके कारण वो ऊपर उठता है ना। आइसोस्टेसी महाद्वीपीय और महासागरों के जो संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए जब एक क्षेत्र से बर्फ पिघल जाता है तो यह क्षेत्र ऊपर की ओर उठता है क्योंकि भार हट जाता है, और यह आइसोस्टेटिक रिबाउंड का जो एक उदाहरण भी है ना। तो इस तरीके से होम्स ने अपना जो स्टेटमेंट है रखा था। तो ज़्यादा वहाँ पे कुछ ध्यान देने वाला बात तो यहाँ पे दिखा नहीं, थोड़ा थोड़ा बात नोट कीजिएगा यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने कहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं जेली की तरफ। जेली एक भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अपना जो सिद्धांत है उसको प्रस्तावित किया। जेली का जो आइसोस्टेसी सिद्धांत है, जो आइसोस्टेसी का एक क्षेत्रीय क्षतिपूर्ति अवधारणा है, बताता है कि पृथ्वी की पापड़ी यानी कार्स्ट के स्तंभ कलम जो है का संतुलन क्षतिपूर्ति के एक क्षेत्र में होता है। इन्होंने साफ साफ कह रहा है जो क्षतिपूर्ति एक सीमा बताया है और उस सीमा में ये जो संतुलन है उसी सीमा में इस संतुलन को बना के रखा है, इनका कहना है। इस क्षतिपूर्ति क्षेत्रों की मोटाई लगभग 1600 किलोमीटर है, यानी 10 मील। ठीक है, 16 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर है ना, यानी 10 मील है ना। इन क्षेत्रीय जो क्षतिपूर्ति है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं किसको कहा है। जेली के अनुसार क्षतिपूर्ति एक रेखा घटना नहीं है बल्कि एक क्षेत्रीय घटना है। दूसरे शब्दों में वो क्षतिपूर्ति की रेखा स्तंभ में विश्वास नहीं करता था बल्कि वो क्षतिपूर्ति के क्षेत्र 10 मील मोटाई में विश्वास करता है। यानी जो 10 मील पृथ्वी के अंदर जो मोटाई है उसको मतलब उसका ऊपर विश्वास जताया है उन्होंने। उन्होंने ही 10 मील जो परत है पृथ्वी का अंदर, उस परत ने संतुलन बना कर रखा, इनका कहना है। और अस्थिर घनत्व, इन्होंने घनत्व के बारे में क्या कहा। जेली के अनुसार 10 मील मोटाई के क्षेत्रों में घनत्व अलग अलग होता है। बिल्कुल होता है अलग अलग, ये बात तो सही है। इस प्रकार कम घनत्व वाले क्षेत्र हल्की महाद्वीप परत के नीचे और उभारों के अनुरूप है, जबकि उच्च घनत्व वाले क्षेत्र भारी अधो स्तर की सामग्री से भरे मध्यवर्ती क्षेत्रों को दर्शाता है ना, दर्शाते हैं। तो कुल मिला के जेरी का यही मतलब पॉइंट था कि घनत्व का अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि अलग अलग मतलब अलग अलग घनत्व उसका क्षेत्र का हिसाब से होता है, भिन्न भिन्न मिलता है उसका घनत्व, है ना। नेक्स्ट हम लोग इनका देखेंगे कि किस तरीके से मतलब एरी के सिद्धांत से निकटता है। ये जो जेली का सिद्धांत है, जोली, उनको विभिन्न नामों में भी जाना जाता है। जेली भी कहते हैं, कभी जोली भी कहते हैं। तो जोली की अवधारणा एरी के अवधारणा के अधिक निकट है, जो बताता है कि पृथ्वी की पापड़ी एक समान घनत्व के साथ है लेकिन विभिन्न मोटाई के साथ, जबकि प्रेंट का सिद्धांत बताता है कि विभिन्न घनत्व के साथ एक समान गहराई है। तो कुल मिला के यहाँ पे समझ में यही आया कि जो ये जोली है, जोली का जो सिद्धांत है, यहाँ पे जोली का सिद्धांत मिलता जुलता है ना। यहाँ पे हम लोग देखें कि एरी का सिद्धांत से किस तरीके से मिलता जुलता है जोली का सिद्धांत, लेकिन इसका विपरीत स्थिति में प्रांट ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसका विपरीत परिस्थिति में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि घनत्व जो है विभिन्न घनत्व के साथ एक समान गहराई रहता है। उनका जो गहराई में जोड़े है वो जोड़ एक समान होता है लेकिन घनत्व भिन्न भिन्न होता है, उनका कहना यही था। ठीक है। हेस्केनन
कि आइसोस्टेसिस सिद्धांत को भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आइसोस्टेसिस सिद्धांत भूवैज्ञानिक में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृति और गुरुत्वाकर्षण के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। यह सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी की पापड़ी कैसे अपने नीचे के मेंटल पर तैरती है और संतुलन में रहती है, और यह कैसे भिन्न स्थलाकृति जैसे पर्वत, पहाड़, महासागर समायोजित करने के लिए अपनी मोटाई को बदलती है। तो कुल मिला के इनका जो सिद्धांत है उसमें ये हम लोग को समझाने में मदद करती है। जो ये संतुलन है, कहीं पर्वत पठार होने के बावजूद किस प्रकार पृथ्वी अपना एक संतुलन बना हुआ है, वो कैसे, उस चीज़ को समझने में हम लोग को मदद करती है। ये सिद्धांत दिया था 1933 को, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ये सिद्धांत है ये 1933 को दिया था इस सिद्धांत। इसका जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। फिनिश इनका जो इनका है और बाइको इलेक्शन द्वारा विकसित हाइस्कैनन परिकल्पना एरी प्रांत के बीच एक मध्यवर्ती समझौता परिकल्पना। अच्छा, यानी इनका कहना है कि ये जो मतलब अपना सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत ये समझौता सिद्धांत था। सभी करके जो एरी प्रांत के बीच दोनों करके मिला करके एक समझौता मतलब सिद्धांत रखा, दोनों का ले करके एक मतलब दोनों को मिला करके एक समझौता सिद्धांत रखा और दोनों का मत लिया और फाइनली एक रूप तैयार किया है। ठीक है, हेस्कनन ने एक रूप तैयार किया है। दोनों को मतलब दोनों का सिद्धांत को लिया, उनका भी थोड़ा सा समझा, इनका भी थोड़ा सा समझा, और जो निकला, जो कुल मिला करके जो उनका जो मूल जो धारणा निकला है, उस धारणा को एक अपना परिकल्पना में प्रस्तावित किया है हेस्कनन। तो चलिए हम लोग उसको समझते थोड़ा सा कि हेस्कनन का जो परिकल्पना सिद्धांत क्या है। यह सिद्धांत कहता है कि स्थलाकृति का लगभग 2/3 हिस्सा जड़ निर्माण एरी मॉडल और 1/3 सीमा ऊपरी पृथ्वी की पापड़ी द्वारा क्षतिपूर्ति किया जाता है। इन्होंने दोनों को लिया है। देखिए यहाँ पे एरी मॉडल को भी लिया है और क्षतिपूर्ति को भी लिया है, जो कि प्रांत का क्षतिपूर्ति है ना। उनके अनुसार चट्टानों का घनत्व स्तंभ पृथ्वी के खंड के भीतर स्तंभों के बीच भिन्न होता है। उदाहरण के लिए समुद्र तल पर एक स्तंभ की चट्टाने का घनत्व मान लीजिए 2.76 ग्राम सेमी होता है। उसी स्तंभ की ऊंचाई पर मान लीजिए 2.70 ग्राम सेमी होगा कि उसी में की तुलना में अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पृथ्वी की पापड़ी के एक खंड की चट्टानें घनी होती है, यानी घनत्व नीचे की ओर बढ़ता जाता है। इसी तरह पृथ्वी की पापड़ी के विभिन्न खंडों स्तंभों के चट्टानों का घनत्व भी भिन्न होता है। इस प्रकार ऐसे प्रतीत होता है कि चट्टाने का घनत्व ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों की तरह से भिन्न होता है। यहाँ पे यानी यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि अलग अलग जगह में अलग अलग भिन्न भिन्न घनत्व होता है। जैसे समुद्र में अलग होगा, स्थल भाग में अलग होगा, समुद्र भाग में अलग घनत्व होगा, स्थल भाग में भी अलग घनत्व होगा, है ना। तो इनका कहना यही था। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।